लोअर कोर्ट में हायर कोर्ट के फैसले कोर्ट करना, यानी कि किसी एपेलेट कोर्ट के फैसले लोअर कोर्ट में दिखाना कि जजेस की हेल्प के लिए अगर सिमिलर सेट ऑफ फैक्ट हो। फॉर एग्जांपल अगर एक ही सेम केस है, सेम मटेरियल फैक्ट है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी प्रेसिडेंट नहीं कहेंगे, इसको प्रेसिडेंट कहेंगे। प्रेसिडेंट क्या है? एक नज़ीर, एक मिसाल, एक अथॉरिटी, ऐसी अथॉरिटी जो एक अपर कोर्ट की अथॉरिटी, अपर कोर्ट के डिसीजन लोअर कोर्ट को, एपेलेट कोर्ट के डिसीजन सबॉर्डिनेट कोर्ट को दिए जाते हैं, ताकि सबॉर्डिनेट कोर्ट उसी सेम सेंस ऑफ केस का या सिमिलर फैक्ट जो उसके पास आए होते हैं, सेम केस आया होता है जिसको पहले ही ऑलरेडी जजेस डिसाइड कर चुके होते हैं, हाई कोर्ट वाले या सुप्रीम कोर्ट वाले, उनकी एपेलेट कोर्ट की जो डिसीजन होती है पहले ही वो उनको दी जाती है लोअर कोर्ट के जजेस को, कि सिमिलर सेट ऑफ फैक्ट है, मटेरियल फैक्ट सेम है, इसलिए जो है ये केस बिल्कुल रेलेवेंट है, उससे बिल्कुल सेम है, रिजेंबलिंग करता है, मटेरियल फैक्ट बिल्कुल सेम है, सेम सेट ऑफ फैक्ट है, तो इसलिए जजेस को, लोअर कोर्ट के जजेस को उस केस का फैसला करने में ये प्रेसिडेंट आसानी मुहैया करती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि जी बहुत सारे सोर्सेज ऑफ लॉ हैं जिनमें से प्रेसिडेंट भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। लॉ मेकिंग प्रोसेस में प्रेसिडेंट की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी लॉ मेकिंग मशीनरी जो कोई न्यू लॉ बनाती है तो वो प्रेसिडेंट को भी एज ए सोर्स ऑफ लॉ यूज़ करती है। ऐसी प्रेसिडेंट को जिसकी अथॉरिटी जो है वो अथेंटिक हो उसे यूज़ करती है। प्रेसिडेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि इंजॉय हाई अथॉरिटी ऑल द टाइम इन ऑल द कंट्रीज। प्रेसिडेंट जो है अपनी अथॉरिटी, हाई अथॉरिटी इस्तेमाल करती है, यानी कि इंजॉय करती है पूरे दुनिया के सारे कंट्रीज में। प्रेसिडेंट को एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मकाम हासिल है, अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करती है ऑल द टाइम इन ऑल द कंट्रीज़। ये एक्सेप्टेबल होती है हर कंट्रीज़ में। ये एक गुड सोर्स ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस समझा जाता है। प्रेसिडेंट को गुड सोर्स ऑफ लॉ समझा जाता है। लॉ मेकिंग प्रोसेस में इसको एक अच्छा सोर्स समझा जाता है, क्योंकि इसमें जो है जजेस जो होते हैं वो अपने किसी भी लॉ की इंटरप्रिटेशन करके डिसीजन देते हैं। जब लॉ ऑलरेडी जो प्रेस्क्राइब लॉ ऑलरेडी मौजूद है, पहले से जो लिखे हुए कानून मौजूद है, उन कानून को, उन कवानीन की जजेस मोर इंटरप्रिटेशन करते हैं, एक नए पहलू से उसको एक्सप्लेन करते हैं। जब एक नए पहलू से उसकी इंटरप्रिटेशन कर देते हैं जजेस, और वो प्रेसिडेंट बन जाती है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो पाकिस्तान में 3 कोर्ट्स हैं, सबसे नीचे सबसे फर्स्ट जो है वो हमारी होती है सेशन कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारे जजेस जो हैं डेली अपने डिसीजन, डिटेल, ऑर्डर्स वो है वो लिखते हैं, किसी भी केस को डिसाइड करते हैं, ऑर्डर लिखते हैं। लेकिन जो ये सारे ऑर्डर पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, कोई भी बंदा इन ऑर्डर्स की कॉपी गवर्नमेंट के कंसर्न डिपार्टमेंट से वो ले सकता है, जुडिशरी के कंसर्न डिपार्टमेंट से इनकी कॉपी ले सकते हैं। तो वो सारे ऑर्डर जो है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। लेकिन कुछ ऐसे जजेस जो हाई कोर्ट के, एपेलेट कोर्ट के होते हैं, उनके फैसले वो किसी शुमारे में प्रिंट होते हैं, किसी डाइजेस्ट में प्रिंट होते हैं। वो कौन सी अथॉरिटीज़ के प्रिंट होते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो डेली जो फैसले किए जाते हैं वो बाकायदा पब्लिश होते हैं, जैसे अखबार में पब्लिश होते हैं या किसी मैगज़ीन में, डाइजेस्ट में वो पब्लिश होते हैं कि पाकिस्तान लॉ डाइजेस्ट में पब्लिश हो रहे हैं डिसीजन हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी केस के बारे में। तो उसके अंदर कुछ केसेस में जज अपने डिसीजन देती हैं, और सम केसेस में जजेस जो है वो लॉ की इंटरप्रिटेशन जो है वो डिफरेंट तरीके से कर रहे थे। कानून पहले से मौजूद होता है, लेकिन उसका तज्जिया, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो जजेस उसकी इंटरप्रिटेशन नए तरीके से कर रहे होते हैं। जब पहले से
प्री डिटरमिन्ड लॉ में जजेस न्यू इंटरप्रिटेशन करेंगे तो उसको फिर एज ए सोर्स ऑफ लॉ लिया जाएगा और वो डिसीजन प्रेसिडेंट बन जाएगा। सही है, वो डिसीजन क्या कहलाएगा? प्रेसिडेंट। कल से थोड़ा सा डिफरेंस समझा रहा हूँ कि कल और था, आज थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो जो ऐसे फैसले जजेस के जिसमें लॉ की एक डिफरेंट तरीके से न्यू इंटरप्रिटेशन की जाए, पहले से मौजूद डिफाइंड लॉ को एक्सप्लेनेशन इंटरप्रिटेशन डिफरेंट तरीके से कर दी जाए, तो उससे कहेंगे कि जी ये अब प्रेसिडेंट बन गई है। और प्रेसिडेंट से जो हमारी लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर किसे कहते हैं जी? पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग मशीनरी जो है वो लेजिस्लेचर होती है। तो लेजिस्लेचर जब कोई भी लॉ मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट करता है तो वो डिफरेंट सोर्सेज से वो लॉ बनाने में हेल्प लेता है। तो ये सोर्सेज ऑफ लॉ है। प्रेसिडेंट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। इसके अंदर अब उसके कुछ पॉइंट मैंने लिखवाए कि भाई इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस है ये। नंबर सेकंड, एंजॉय हाई अथॉरिटी ऑल द टाइम इन ऑल द कंट्रीज। पूरी दुनिया के कंट्रीज़ में ये हाई अथॉरिटी की मकाम रखता है, वैल्यू रखता है, इंजॉय करता है, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल है हर जो है जुडिशरी में, हर लेवल पे जुडिशरी के ये एक्सेप्टेबल है। इट मीन्स प्रीवियस जुडिशियल डिसीजन। प्रीवियस जुडिशियल डिसीजन मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे कोई मर्डर का केस का फैसला किसी हायर एपेलेट कोर्ट ने कर दिया, हाई कोर्ट ने कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि जी इतनी इतनी सज़ा दी गई जो है क्या कहते हैं ऑफेंडर्स को, और उसके अंदर इतनी इतनी उनको पनिशमेंट दी, इम्प्रिजमेंट हुई, डेथ पेनल्टी हुई, इम्प्रिजमेंट हुई, फ़ाइन हुआ या बोथ हुआ या रेगुलर इम्प्रिजमेंट हुई। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें अगर जजेस अपने डिसाइड कर देते हैं तो वो अब उसी जैसा केस वो डिसाइड हो गया, वो पब्लिश हो गया, एपेलेट कोर्ट का फैसला आ गया, उसके अंदर न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ भी जजेस ने कर दी। तो लॉ को एक नए तरीके से एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया जजेस ने। उसी ऑलरेडी डिफाइंड पहले से जो मौजूद एग्जिस्टेंस में था लॉ, उसको जजेस ने एक नए तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। तो वो डिसीजन भी हो गया कोर्ट का, वो पब्लिश भी हो गया। अगर उसके अंदर इंटरप्रिटेशन हो गई तो वो प्रेसिडेंट की वैल्यू हासिल कर लेगा, प्रेसिडेंट का मकाम वो हासिल कर लेगा, वो फैसला जजेस का वो फैसला प्रेसिडेंट का मकाम हासिल कर लेगा। तो उन्होंने कहा है कि इट मीन प्रीवियस जुडिशियल डिसीजन, पहले से मौजूद अदालती फैसले, प्रीवियस जुडिशियल डिसीजन। अब नीचे लोअर कोर्ट में आ जाए, वहाँ पे भी एक मर्डर ट्रायल चला। मर्डर ट्रायल में बिल्कुल सेम सिमिलर फैक्ट थे, वैसे ही हकाइक थे, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वैसे ही थे, मटेरियल फैक्ट जो थे बिल्कुल सेम थे कि वैसे ही एक बंदे ने 4 बंदों को गोली मारी, उस वेपन से ही कत्ल किया, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हर चीज़ तकरीबन सेम थी और जो है मटेरियल फैक्ट भी सेम थे। तो अब उनका ट्रायल चल रहा है। तो हम हाई कोर्ट का उस सिमिलर या एपेलेट कोर्ट का किसी भी सिमिलर केस की फाइंडिंग डिसीजन वो लाके एज ए अथॉरिटी, एज ए साइटेशन, एज ए जजमेंट प्रेसिडेंट के तौर पे हम उसकी साइटेशन जो है वो लोअर कोर्ट के जजेस साहब को देंगे, जज साहब को देंगे कि जुडिशरी को हेल्प हो जाए अपने डिसीजन मेकिंग में कि हाई कोर्ट ने भी ये इन कल्प्रिट्स को, इन जो है ऑफेंडर्स को सज़ा दी थी। अब ये भी सिमिलर फैक्ट है, सिमिलर मर्डर हुआ है, इस तरह एक बंदे ने 4 बंदे मारे हैं, यही सारी वजूहात थी, जो भी तो मटेरियल फैक्ट सेम था। तो डिसीजन लेने में जज को, लोअर कोर्ट के जजेस को आसानी हो जाती है, क्योंकि हाई कोर्ट के पहले ही फैसले आए हुए कि जी ऐसे ऐसे पनिशमेंट देनी है ऐसे। जैसे कि लास्ट टाइम तकरीबन कुछ अरसे पहले, कुछ सालों पहले जो है एक मोहम्मद जावेद इकबाल के नाम से एक बंदा था, या इकबाल, उसने क्या किया था कि जी 100 बच्चों का मर्डर किया था लाहौर में, ठीक है, उनके साथ अननेचुरल ऑफेंस करके। उसके बाद घर में उसने बेसमेंट में उसने ड्रम रखा हुआ था तेज़ाब वाला, उसके अंदर डाल के वो उनको बिल्कुल ख़त्म कर देता था। कपड़े और जूतों से बच्चों के जो वहाँ पड़े रहते थे उससे उसके इलाके वालों ने उसे पकड़ा है। तो 100 बच्चों का मर्डर था, यूट्यूब पे पड़ा होगा, आप देख लेना, 100 बच्चों का मर्डर। तो अब जजेस ने जो थे वहाँ के, ट्रायल कोर्ट था, ट्रायल कोर्ट ने उसे सज़ा दी थी 2 दफ़ा मीनारे पाकिस्तान से उसे धक्का दे दिया जाए, सज़ाए मौत की पेनल्टी दी। तो उसी वक्त लॉ हरकत में आ गया, जजेस ने अपना एग्रेशन दिखाया, तो लॉ ने बिल्कुल जो है वो रोक दिया, एपेलेट कोर्ट ने रोक दिया कि तुम इस तरह का डिसीजन दे ही नहीं सकते। सबॉर्डिनेट कोर्ट को कहा कि इस तरह का कोई डिसीजन नहीं दे सकते जो लॉ में ना लिखा हो।
ठीक है। जो लॉ में पेनल्टी है, जो पनिशमेंट लॉ में है कि इट शुड बी हैंग टिल डेथ, जो कायदे आज़म ने इंट्रोड्यूस कराया था कि इट शुड बी हैंग, इसको लटका दी जाए यहाँ तक कि उसकी मौत हो जाए, तो पाकिस्तान में डेथ पेनल्टी जो है वो हैंगिंग के ज़रिए दी जाती है कि उसको फांसी दी जाती है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब ऑलरेडी डिफाइंड लॉज हैं तो तुमने न्यू लॉ क्यों निकाल दी अपने से कि नई सज़ा दे दी कि इसको 2 दफ़ा जो है वो मीनार पाकिस्तान से धक्का दो? नहीं। हाँ, ये तो लिख सकते हो कि इसको जैसे पहले जजेस करते हैं कि इसको 2 दफ़ा सजाए मौत दी जाए, 2 दफ़ा फांसी पे चढ़ाया जाए। ठीक है। इबरत के तौर पे पहली दफ़ा में वो मर जाएगा, लेकिन इबरत के तौर पे उसकी लाश को भी दोबारा फांसी पे चढ़ाया। जजेस लिखते हैं इट शुड बी हैंग 2 टाइम्स टिल डेथ, 2 दफ़ा लटकाया जाए, इसको 10 साल की रिगोरस इम्प्रिजमेंट दी जाए, इसको फाइन भी किया जाए। ठीक है। इस तरह की चीज़ें। तो जब हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को, अब कोई भी डिसीजन हाई कोर्ट देता है तो वो डिसीजन एज ए प्रेसिडेंट, एज ए नज़ीर, एज ए मिसाल जो है वो लोअर कोर्ट को या सबऑर्डिनेट कोर्ट को दे दी जाए कि हायर कोर्ट ने ये अथॉरिटी हम दे रहे हैं आपको, हायर कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, इसको एज ए अथॉरिटी, एज ए साइटेशन यूज़ करके हम जो है लोअर कोर्ट को गाइड कर रहे होते हैं कि उन्होंने अब अपने केस का डिसीजन कैसे लेना है। ठीक है। लोअर कोर्ट को हेल्प हो जाती है अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। और जब ऐसे जो लॉ की इंटरप्रिटेशन न्यू करते हैं जजेस, उसी लॉ को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर रहे होते हैं जो पहले से मौजूद होता है, तो वो फिर क्या बन जाती है? आपकी प्रेसिडेंट बन जाती है। मिसाल के आला अदलियों के फैसले लोअर कोर्ट में उनकी हेल्प के लिए दिए जाएं, जो कि बिल्कुल सिमिलर सेट ऑफ फैक्ट हो, सिमिलर केस हो, मटेरियल फैक्ट सेम हो, तो उसको कहेंगे जी प्रेसिडेंट, उसको कहेंगे जी साइटेशन, उसको कहेंगे कोई अथॉरिटी पेश की गई है। समझ लगी? उसके बाद है जी नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पे है कंटेन प्रिंसिपल ऑफ लॉ। इसके अंदर लॉ के प्रिंसिपल बताए जाते हैं, असूल बताए जाते हैं कानून के। लीगल नंबर 5 पे लीगल सोर्स ऑफ लॉ विच स्पीक विद अथॉरिटी, ऐसा लीगल सोर्स है जो अथॉरिटी के साथ बातें करता है। अब कहते हैं जी कि जो लॉ होता है वो स्पीकिंग लॉ ऑफ द लैंड होता है। बुक्स जो है स्पीकिंग ऑफ लॉ ऑफ द लैंड नहीं है, बुक्स क्या है? रिटन है। जजेस जो है, जजेस स्पीकिंग लॉ ऑफ द लैंड है। जजेस बोलता हुआ कानून है मुल्क का, रिटन कानून किताबों में, बुक्स में, स्टैट्यूट में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन जजेस आर द स्पीकिंग लॉ ऑफ द लैंड। तो ये जो प्रेसिडेंट है वो कहता है कि लीगल सोर्स विच स्पीक विद द अथॉरिटीज़, डिफरेंट अथॉरिटीज़ के साथ, या किसी अथॉरिटी से बात कर रहा होता है, यानी कि किसी अथॉरिटी के ज़रिए, अपनी एक अथॉरिटी पावर होती है उसके ज़रिए भी, या किसी अथॉरिटी के साथ वो बात करता है अपने डिसीजन के ज़रिए। जजेस क्या है? बोलता हुआ कानून है। स्पीकिंग लॉ ऑफ द लैंड को क्या कहेंगे? जजेस कहेंगे। इन सम केसेस कोर्ट आर नॉट बाउंड टू फॉलो इट, कुछ केसेस में कोर्ट आर नॉट बाउंड टू फॉलो इट। किसको? प्रेसिडेंट को। कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें हमने लोअर कोर्ट के, सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस को कोई भी फैसला दिया, हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, एपेलेट कोर्ट का, कि ये देखें जी सिमिलर सेट ऑफ फैक्ट थे, तो कोर्ट उसमें कुछ ऐसी पोजीशन हैं जिनमें कोर्ट बाउंड नहीं होती उन फैसलों को मानने की कुछ, और बाकी जो है वो एक काइंड ऐसी है प्रेसिडेंट की जिसमें कोर्ट बाउंड होती है अपर कोर्ट के फैसलों को मानने की। कुछ ऐसी प्रेसिडेंट होती हैं जिनमें कोर्ट बाउंड नहीं होती अपर कोर्ट के फैसलों को मानने की। ठीक है। वो 2 काइंड्स है। पहली काइंड है ओबिटर डिक्टा, दूसरा काइंड है रेशियो डिसाइडेंडी। ठीक है। रेशियो डिसाइडेंडी जो होती है, किस रेशियो से, किस जो है वो क्राइटेरिया पे जज ने केस डिसाइड किया, उसमें रीजनिंग दी जाती है, जिसमें रीज़न दी जाती है कि मैंने केस डिसाइड किया, उससे कहते हैं रेशियो डिसाइडेंडी। रीजनिंग दी जाएगी तो वो ऐसी साइटेशन, ऐसी प्रेसिडेंट, ऐसी जजमेंट, ऐसा फैसला कोर्ट का जो दे दिया जाए और सबऑर्डिनेट कोर्ट को, ताकि कोर्ट को अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आसानी हो सके, उसे कहेंगे जी रेशियो डिसाइडेंडी। उसे कोर्ट बाउंड होती है मानने के लिए, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो बाउंड होती है टू फॉलो इट। और कुछ ऐसे फैसले हैं जजेस के, एपेलेट कोर्ट के, जो हम दे भी दें लोअर कोर्ट को तो वो बाउंड नहीं होते उनको मानने के लिए।
क्यों नहीं बाउंड होते कि वो इररेलेवेंट फैक्ट होते हैं, वो केस से रेलिवेंट नहीं होते, वो वैसे ही जनरल जो है वो हमने प्रेसिडेंट दे दी उठा के कि जज साहब ने रैम की अपील के तौर पे ये फैसला किया था, तो आप भी इस केस में, ये और केस है, वो मर्डर का केस में रैम की अपील की थी, ये डकैती का केस है जी, इसमें आप रैम की अपील जो है ना वो मंजूर जजेस ने की थी या ये डिसीजन दिया था, तो वो इररेलेवेंट इमटेरियल फैक्ट है, वो फैक्ट सिमिलर फैक्ट नहीं है, सिमिलर सेट ऑफ फैक्ट नहीं है। तो कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है मातहत अदालत कौन सी है, वो है सेशन कोर्ट, वो या हाई कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट बन जाएगी किसकी, सुप्रीम कोर्ट की सबॉर्डिनेट कौन सी, दो अदालतें आ जाएंगी, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, तो वो फिर बाउंड नहीं होती। तो जब जिस भी प्रेसिडेंट को जजमेंट को जो है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट फॉलो करने की पाबंद ना हो, उसे कहेंगे जी, क्या कहेंगे उसको, ओबिटर डिक्टा या ओबिटर डिक्टम, दो काइंड का लिखवाई थी मैंने। अच्छा जी, उसके बाद आए थे जी कि हेल्पफुल टूल फॉर जजेस एंड लॉयर्स। अब ये प्रेसिडेंट या जजमेंट जो है दैट इज़ हेल्पफुल टूल फॉर, जो है वो किसके लिए, जजेस के लिए हेल्पफुल है और लॉयर्स के लिए, क्योंकि जजेस और लॉयर अपने जजेस को लॉयर जो है वो असिस्ट करते हैं किसी भी केस के बारे में। तो जजेस को कौन साइटेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, जजेस को खुद भी पता होती हैं प्रेसिडेंट, और जजेस को लॉयर भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि हमारे केस में ये जजमेंट पहले ही हाई कोर्ट के, एपेलेट कोर्ट के फैसले आ गए कि जनाब अब इस सिमिलर केस है जी, रॉबरी का, डकैती का, मर्डर का, कोई भी ऑफेंस है, उसके अंदर सिमिलर जो है हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया कि इतने अरसे से पहले बेल नहीं हो सकती, या ये हालात होंगे तो बेल कैंसिल होगी, ये हालात होंगे तो बेनिफिट ऑफ डाउट शुड गोज़ टू द जो है वो अक्यूज्ड को जाएगा, अक्यूज्ड को बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो ऑफेंडर को जाएगा, क्योंकि जब भी डाउट आ जाए किसी चीज़ में तो वो यकीनी सर्टेनिटी नहीं होती, तो वो कहते हैं जी गोज़ टू द बेनिफिट ऑफ डाउट शुड गोज़ टू द अक्यूज, या वो जो जिसके पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसको जाता है। तो इस तरह की चीज़ें वो फिर कोर्ट्स उसको बाउंड नहीं होती, आला अदलिया के फैसलों को मानने की कोर्ट्स बाउंड नहीं होती, वो ओबिटर डिक्टम कहलाएगी। दो काइंड है, रेशो डिसाइडेंटी और ओबिटर डिक्टम। उसके बाद आए थे कि जजेस के लिए हेल्पफुल है कि उनको पहले ही साइटेशन का पता होता है, वो और लॉयर्स भी वो अपने केस की हेल्प के लिए जजेस को दे देते हैं कि भाई हमारे केस की डिसीजन मेकिंग जो है वो आसानी से हो सके। अच्छा, गुड सोर्स ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस। प्रेसिडेंट एक बड़ा अहम सोर्स है कानून साजी के प्रोसेस में। यहाँ तक था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के व्हाट इज़ मेंट बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। अब इसके उन्होंने पूछा है कि व्हाट आर द मेरिट्स या एडवांटेजेस एंड डीमेरिट या डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ये आज पढ़ना है। उसके अंदर लिखा हुआ जी हार्मनी विद द लॉ, ठीक है, सुकून, चैन, अमन, ठीक है, लॉ के साथ, इसकी वजह से लॉ में एक सुकून, चैन, अमन जो है वो कायम हो जाता है, एक जो है वो पीसफुलनेस की फ़िज़ा कायम हो जाती है, क्योंकि पहले से डिटरमाइंड जजमेंट होती हैं, तो फिर सेम का सेट ऑफ फैक्ट में वो जजमेंट उसको काम देती है जजेस को फैसला करने में, ठीक है। हमारे पास भी केसेस आते हैं तो हम फटाफट बताते हैं जी 489F में ये जजमेंट आई थी कि जो चेक डिसऑनर हो गया, ठीक है, इसमें ये पहले जजेस ने फैसले कर चुके हैं, तो अब ये फैसले बेल में भी सेम होंगे। इस तरह की जजमेंट हम देते रहते हैं जजेस को। बेसिस ऑफ कॉमन लॉ, आम जो कानून है पूरे एक कंट्री पे, जो कानून है, जो स्टैट्यूट है, उस पूरे मुल्क पे जो लॉ नाफिज हो रहा है एक ही टाइम पे, उसे कॉमन लॉ कहेंगे। तो ये उसकी बेसिस है। आम कानून की बनाने की बेस क्या बताया ना, लॉ मेकिंग प्रोसेस है। लॉ मेकिंग कहाँ से बनता है कि मुख्तलिफ सोर्सेज से लॉ बनता है। तो लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट जो है वो हेल्प लेती है प्रेसिडेंट से भी लॉ बनाने के लिए। तो ये क्या हुआ जी, बेसिस ऑफ कॉमन लॉ है। मोर क्या लिखा हुआ जी, पढ़े, मोर कंक्रीट, कंक्रीट किसे कहते हैं जी, मजबूत, पायदार, ठीक है, ये ज़्यादा अथेंटिक है, मोर कंक्रीट है। उसके बाद आए थे जी प्रैक्टिकल लॉ है। प्रैक्टिकली जो लॉ एप्लीकेबल होता है वो प्रेसिडेंट है, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट की जो है ना फ़ायदे या उसके जो है बेनिफिट या मेरिट्स या एडवांटेजेस बताए जा रहे हैं। और साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ लॉ, एक स्पेसिफिक तरीके से जो है वो डेवलपमेंट ऑफ लॉ होती है। लॉ की जो है तरक्की बतदरीज एक स्पेसिफिक तरीके से होती है। ऑब्जर्वेशन, साइंस किसे कहते हैं जी, ऑब्जर्वेशन को।
एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के ज़रिए साइंटिफिक तरीके से लॉ की जो है वो तरक्की हो रही होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट में भी जजेस जो है वो लॉ की इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं। जजेस आर नॉट देयर टू मेक द लॉ, वो वहाँ पे मौजूद नहीं होते, कानून बनाने के लिए मौजूद नहीं है। जजेस तो हैं जस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए या एक्सप्लेनेशन करने के लिए मौजूद है। कानून कौन बनाता है? कानून बना रहा है लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, ठीक है, ये सिर्फ उसको हेल्प करते हैं। तो जब प्रेसिडेंट बनेगी तो प्रेसिडेंट भी हेल्प करेगी लॉ मेकर्स को कि भाई ये अब लॉ की इंटरप्रिटेशन इस तरह से होगी, अब कानून ऐसे ऐसे होना चाहिए, ठीक हो गया, ये इंटरप्रिटेशन कर रही होती है। उसके बाद है जी, अब जैसे हमारे जो है बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के नए नए जो है क्राइम हो रहे हैं कि जी मुर्दों की बेहुरमती हो रही है, किसी का कफन को चोरी किया जा रहा है, किसी के आज़ाद चोरी किए जा रहे हैं, जिस्म के कोई मुर्दा दफना के जाए, तो उसकी लॉ मेकिंग नहीं थी। तो फिर जब उसके बारे में लॉ बना, जजेस ने उसकी इंटरप्रिटेशन की कि भाई जो है जैसे ह्यूमन बॉडी की एक इज़्ज़त है, ताज़ीम है, ऐसे ही होनी चाहिए। अब उस पर लॉ मेकिंग शुरू हो गई है कि जी मुर्दों के साथ जो है वो कोई गलत काम नहीं किया जाएगा। तो वो फिर डिसीजन हो गया। अब नेक्स्ट कोई केस आएगा तो उस पर लॉ मेकिंग ऑलरेडी जजेस ने की होगी, लॉ जजेस ने डिसाइड किया होगा, फिर उसके बाद लेजिस्लेचर ने उसको प्रेसिडेंट को लेके कोई न्यू लॉज बनाए होंगे, नया कानून बनाया होगा, तो फिर जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा कॉमन लॉ में पूरे कंट्री में। उसके बाद है साइंटिफिक डेवलपमेंट से कह रहे हैं। उसके बाद है कि रिव्यू ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लोगों के माशरे के बिहेवियर, माशरे के बिहेवियर को देख के भी उसका रिव्यू लेके भी जो है वो सोसाइटी में जजेस जो है वो डिसीजन दे सकते हैं अपने जो है वो एक हालात को देखते हुए सोसाइटी के। मोर फ्लेक्सिबल प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट एक मोर फ्लेक्सिबल थिंग है, इसके अंदर चेंजिंग होती रहती है। आज एक जज ने अपनी इंटरप्रिटेशन की, कल हो सकता है उससे ज़्यादा अप्रोच वाला जज आ जाए एपेलेट कोर्ट का, वो उससे ज़्यादा अच्छी इंटरप्रिटेशन कर दे। तो ये मोर फ्लेक्सिबल है, चेंजिंग होती रहती है इस पर प्रेसिडेंट में। उसके बाद है बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ द स्टैट्यूट लॉ, स्टैट्यूट लॉ की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट टूल है ये, ठीक है। और सर्टेनिटी इसके अंदर पक्की यकीनी बात है, ये कोई डाउट वाली शक वाली बात नहीं। प्रेसिडेंट क्या होता है? सर्टेन होती है, क्योंकि वो पब्लिश हो गई, ये डिसीजन जो है वो कोर्ट के पब्लिश हो गए। तो जब एक लिखी हुई हालत में आ जाए चीज़ कोई, तो वो फिर लिखी हुई रिटन फॉर्म में आ जाए तो उसके अंदर सर्टेनिटी के चांसेस ज़्यादा हैं, सर्टेन है, यकीनी है, गैर यकीनी नहीं है। उसके बाद आए थे जी प्रोवाइड बेटर रिजल्ट। अब जजमेंट या प्रेसिडेंट जो है वो बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करती है जजेस के लिए, अच्छे जो है वो फैसले देने में मददगार साबित होती है। प्रेसिडेंट जो है जजेस को एक क्वालिटी डिसीजन देने में, एक मेरिट्स पे डिसीजन देने में मददगार साबित होती है प्रेसिडेंट। उसके बाद आता है कि इजीली अंडरस्टैंडेबल, प्रेसिडेंट ऐसी होती है क्योंकि उसके अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ बड़े अच्छे तरीके से की जाती है, तो वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है, हर बंदा आसानी से उसे समझ सकता है। ये तो थे इसके कुछ एडवांटेजेस या मेरिट्स। अब आए थे जी इसके डी मेरिट्स की तरफ। डी मेरिट्स में पहला डी मेरिट है जी कॉम्प्लिकेटेड है, ये एक बड़ा ही पेचीदा सा सिस्टम है ये प्रेसिडेंट का, कि एक अजीब से टेक्निकल तरीके से उन्होंने लॉ की जो है वो इंटरप्रिटेशन कर दी है। अब वो कॉम्प्लिकेटेड सा है, आम बंदा उसे समझने से कासिर है। कन्फ्यूजन इन सिलेक्शन, अब कन्फ्यूजन हो जाती है जनाब लोअर कोर्ट को कि या लॉ मेकिंग मशीनरी को कि किसको सिलेक्ट करें, फ़लाने जज साहब की इंटरप्रिटेशन को हम ज़्यादा वेटेज दें या फ़लाने जस्टिस साहब की इंटरप्रिटेशन को हम ज़्यादा वेटेज दें। इसलिए इनके अंदर कन्फ्यूजन रहती है। डीमेरिट्स भी तो करने चाहिए ना, जहाँ पे किसी चीज़ के बेनिफिट है वहाँ उसके जो है वो साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं जी, उसके डिसएडवांटेजेस डीमेरिट्स कर रहे हैं कि कन्फ्यूजन रहती है जी किसके लिए कन्फ्यूजन रहती है? वो रहती है लेजिस्लेचर के लिए, लॉ मेकर्स के लिए, पार्लियामेंट के लिए, कि भाई लेजिस्लेचर जो है लॉ मेकिंग मशीनरी है, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि वो कौन सी इंटरप्रिटेशन को सिलेक्ट करें। एक जज ने कोई दी होती है, दूसरे जज ने कोई दी होती है, ठीक है, सुपरसीड तो कर जाती है, जो नई आने वाली है पिछली को सुपरसीड कर जाएगी, ठीक है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन तो रहती है ना उनके पास। न्यू एक जजमेंट एक जज साहब ने दी 1 साल पहले, अब नई जजमेंट आ गई 1 साल बाद, 2022 में आ गई। पहले 2021 में उसी सेम सेट के बारे में, केस के बारे में जजमेंट आई। अब न्यू जजेस साहब आए,
न्यू जस्टिस साहब आए, अब एपिलेट कोर्ट ने कोई न्यू साइटेशन उसके बारे में जो है न्यू जजमेंट दे दी, तो प्रेसिडेंट जो हो गई वो अब दूसरी भी आ गई, अब कन्फ्यूजन हो गई कि किसको ज़्यादा करें। नो डाउट कि वेटेज ज़्यादा उसकी अथेंटिकेशन न्यू वाले की होगी 2022 में जो आई है, लेकिन कन्फ्यूजन तो होगी ना लॉ मेकर्स के लिए कि इस प्रेसिडेंट को लें सोर्स ऑफ लॉ के ना लें। उसके बाद आया था जी लेस असेसेबल, कम अमल उस पर किया जा सकता है, लेस असेसेबल है, इजीली असेसेबल नहीं है, कम लोग ही उसको समझ सकते हैं। क्योंकि मेरे पास भी एक लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आया, उन्होंने कहा जी इसको पढ़ के बताएं, इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें तो पता ही नहीं चल रही क्या लिखा हुआ जज साहब ने। वो प्योर जो है लॉ की लैंग्वेज लिखी हुई थी, ठीक है, तो जो कि आम आपकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है इंग्लिश की उसमें से नहीं मिलती, ठीक है, मुख्तलिफ वर्ड जो लॉ के हैं आम डिक्शनरी में से नहीं मिलते, वो लॉ की डिक्शनरी में से तो मिल जाएंगे। इस तरह चीज़ें होती है, तो वो फिर आम बंदे के एक्सेस में नहीं होती, वो जो है ना साइटेशन जो है प्रेसिडेंट। नॉट टेस्ट ऑफ वैलिडिटी, नो टेस्ट ऑफ वैलिडिटी, इसका वैलिड होने का कोई टेस्ट नहीं है कि वैलिड है नहीं है, पर जजेस ने फैसला दे दिया। अब कोई ऐसा स्पेसिफिक टेस्टिमोनी नहीं है, तरीक़ाकार नहीं है कि उसको टेस्ट भी किया जाएगा ये वैलिड है भी कि नहीं है। बस जैसे एक डिसीजन था वो कोर्ट का वो निकलवा लिया, वो एज ए प्रेसिडेंट लिया। अब उसकी टेस्टिमनी लेजिस्लेचर की बात करूँगा मैं, बार बार मैं कोर्ट्स की बात नहीं करूँगा, मैं लेजिस्लेचर की बात करूँगा कि जो कानून साज इदारा हमारा है, पार्लियामेंट है, उनके पास जो है नो टेस्ट ऑफ वैलिडिटी का कोई तो वैलिड करने का कि कब तक वैलिड रहेगी ये, उसके बाद हो सकता है नई जो है इंटरप्रिटेशन आ जाए उसी लॉ के बारे में, उसी केस के बारे में नई जजमेंट आ जाए, फिर क्या करेंगे। अब हम देते हैं ना, तो हम एक तरह से अगर हम जो है वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से अगर साइटेशन दे रहे होते हैं, तो डिफेंडेंट की तरफ से भी वो दूसरे लॉयर साहब जो हैं वो उसके हक में भी साइटेशन दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी क्लैश विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट। अब इंटरप्रिटेशन हर एक जज की अपनी थिंकिंग है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर मैं आप पूरी क्लास को कहूँ कि इस खिड़की से बाहर देखें, तो सबसे पूछूँ आपने क्या देखा, हर बंदा डिफरेंट चीज़ बताएगा। कोई कहेगा जी मैंने गाड़ी देखी, कोई कहेगा ट्रक देखा, कोई कहेगा जी मैं दरख्त देखा, कोई कहेगा जी सामने जो ग्राउंड है वो देखा, कोई कहेगा जी मैंने ये चीज़ देखी, ये चीज़ देखी। हर बंदे की थिंकिंग डिफरेंट है, बताने का मकसद है। तो जजेस की भी जो है वो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होती है। क्लैश विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ लॉ, तो जब इंटरप्रिटेशन करते हैं तो पहले ही कोई लॉ मौजूद होता है, अब नई इंटरप्रिटेशन आ गई तो वो उसके साथ क्लैश पैदा हो जाता है कि वो लॉ तो ये कह रहा है और इनकी इंटरप्रिटेशन ये कह रही है। तो इस मीन क्या हुआ कि क्लैश आ गया दोनों लॉ में, जो पहले से लॉ मौजूद हैं इंटरप्रिटेशन के बाद उनके अंदर क्लैश आ गया पहले से मौजूद लॉज में, और नई जो जजमेंट जज साहब ने जो दी है उसके अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ की उसमें क्लैश आ गया, स्टैट्यूट के अंदर वो क्लैश आ गया इंटरप्रिटेशन करने की वजह से। ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। उसके बाद जजेस मिस्टेक। अब जजेस जो है वो खुदा तो नहीं लगे हुए, इंसान ही है ना। कहते हैं ना कि ब्रिटिश में कहते हैं किंग कैन डू नो रॉन्ग, किंग जो है वो कोई गलती नहीं कर सकता। इस्लामिक स्टेट में कॉन्सेप्ट है या रिलीजियस आप कह लें कॉन्सेप्ट क्या है जी, कि ना अल्लाह कोई गलती नहीं कर सकता, खुदा जो है वो कोई गलती नहीं कर सकता। तो अब इसके अंदर जजेस तो ह्यूमन बीइंग है, वो कैन डू एनी मिस्टेक, वो मिस्टेक कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन गलत भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंटरप्रिटेशन 100% सही की है उन्होंने। इंटरप्रिटेशन समझने की बात को कहते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को, इस लॉ को, स्टैट्यूट को इस तरह समझा है, उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन इंटरप्रिटेशन इस तरह कर दी है, तो वो भी डिफरेंट हो सकती है। तो जजेस की मिस्टेक भी है, तो इसलिए वो फिर जो है लॉ मेकिंग प्रोसेस मशीनरी है, लॉ मेकिंग मशीनरी है, लेजिस्लेचर है, वो फिर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी कि जजेस मिस्टेक भी तो कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए। इसलिए सोर्स ऑफ लॉ तो है, लेकिन इसके अंदर फिर वो उनके जजेस की मिस्टेक भी उनके सामने आती है। एक जज ने गलत फैसला दिया, दूसरी बॉडी ने और फैसला दिया, ठीक है। अच्छा, मेड इन हैसल यानी कि जल्दी में बनाया जाता है, ठीक है, तो फिर कोई ना कोई गलती भी होगी इसके अंदर प्रेसिडेंट में। उसके बाद है जी नॉन कम्प्रीहेंसिव, ये कोई इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कम्प्रीहेंसिव नहीं होती, बहुत जामे वसी नहीं होती, एक लिमिटेड सी होती है। इसकी इंटरप्रिटेशन की बहुत ज़्यादा डिटेल्ड जो उन्होंने लॉ को एक्सप्लेन नहीं किया होता, एक दो लाइनों में एक्सप्लेन किया, न्यू इंटरप्रिटेशन दे रही थी, ठीक हो गया। स्प्लिट डिसीजन डिफेक्ट। अब किसी जज का कोई डिसीजन है, स्प्लिट कहते हैं जी घूमता हुआ, ठीक है, किसी का एक जैसे कि बॉल रुख है ना, बॉल के एक बॉल ले लो,
या पंखा ले लो, उसके डिफरेंट रुख है, चेहरे हैं, पहलू हैं, तो कभी कोई पहलू आ रहा है इंटरप्रिटेशन का, कभी चला जी नेक्स्ट लेक्चर में जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इनको आप अच्छी तरह बार बार लिख लिख के ये जो है प्रैक्टिस करो ताकि आपके जहन में ये पॉइंट बैठ जाए। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रेसिडेंट और उसकी काइंड भी आ सकती है, या प्रेसिडेंट उसके मेरिट और डीमेरिट्स भी आ सकते हैं। ये 2 टॉपिक आपको मैंने क्लियर करवा दिए। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।